अब मैं आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ उसके लिए आप कॉपी पेन हाथ में लेके सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं जो नोट करने लायक हैं। पहला है ग्लास। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पैकेजिंग के लिए जो ग्लास हम लोग यूज़ करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ग्लास को नॉर्मली 4 भागों में बांटा जा सकता है। टाइप 1 ग्लास, टाइप 2 ग्लास, टाइप 3 ग्लास, टाइप 4 ग्लास। टाइप 1 ग्लास वो होता है जिसमें सिलिका ऑक्साइड, बोरिक एसिड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इनसे मिलके बना होता है। फार्मेसी में कभी भी आपको ग्लास का कंटेंट नहीं पूछा जाएगा, आपको ग्लास का टाइप पूछा जाएगा और उसका फार्मास्यूटिकल यूज़ पूछा जाएगा, लेकिन क्वालिटी ही पूछी जा सकती है ना। तो टाइप 1 ग्लास को बोरोसिलिकेट ग्लास भी बोला जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। जो मैं शब्द बताऊंगा उसका अपना एक अर्थ होगा, उसका फार्मास्यूटिकल एक अपना यूज़ होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट देखो, अलग अलग याद करने से कोई मतलब नहीं है, एक ही चीज़ से सब याद हो जाता है। जैसे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ टाइप 1 ग्लास। टाइप 1 ग्लास की प्रॉपर्टी होती है हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब अगर उसका एम्प्यूल बनेगा या उसका कोई भी कंटेनर बनेगा, उस कंटेनर को आप ज़्यादा देर तक गर्म कर सकते हो। ज़्यादा देर तक गर्म करने मतलब आप उसको हीट, अगर उसमें कुछ ऐसा डोसेज फॉर्म है जिसको आपको स्टेराइल करना है तो आप उसको हीट स्टेराइल कर सकते हो या उसको ऑटोक्लेव में स्टेराइल कर सकते हो, है ना। दूसरा होता है रेजिस्ट टू केमिकल, या आपके पास कोई ऐसा डोसेज फॉर्म है जो बहुत ज़्यादा जो केमिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, किसी से भी क्रिया कर लेता है केमिकली, तो आप उसको भी टाइप 1 ग्लास में आपको रखना पड़ेगा। और है इसमें जो लीचिंग एक्शन है। लीचिंग एक्शन का मतलब होता है जब भी आप किसी कंटेनर में कोई भी लिक्विड मटेरियल रखते हैं तो वो कंटेनर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती है। जैसे प्लास्टिक है या ग्लास है, तो ग्लास को बनाने के लिए जो यूज़ हो, ग्लास जिस चीज़ से बनता है वो तो बनता ही है। ग्लास को कलर देने के लिए, ग्लास को बहुत ज़्यादा कलरलेस बनाने के लिए, ग्लास को स्टेबल रखने के लिए, उसको फाइबरस रखने के लिए बहुत सारे तमाम प्रकार के उसमें केमिकल यूज़ होते हैं। और वो केमिकल जो है उसके कंटेनर में आता है, प्लास्टिक से भी आता है। इसीलिए प्लास्टिक बोतल के पानी को ज़्यादा दिन तक नहीं किया जाता है कि उस प्लास्टिक में धीरे धीरे केमिकल आने लगता है। तो जो वो आने की जो कंटेनर से केमिकल है वो कंटेंट में आने का जो प्रक्रिया है उसको लीचिंग बोला जाता है। तो इसका लीचिंग प्रॉपर्टी है बहुत लो होता है। तो ये आइडल, अब सीधी सी बात है जब इसमें इतने सारे प्रॉपर्टी हैं तो ये बहुत ज़्यादा महंगा भी होगा, इसीलिए आइडली इसको यूज़ किया जाता है इंजेक्शंस में। इंजेक्शंस को कंटेन करने के लिए टाइप 1 ग्लास यूज़ किया जाता है, और वाटर फॉर इंजेक्शन को रखने के लिए भी टाइप 1 ग्लास यूज़ किया जाता है। फिर दूसरे टाइप का ग्लास होता है टाइप 2 ग्लास। टाइप 2 ग्लास सोडा लाइम ग्लास से बनता है। टाइप 2 ग्लास में एक प्रकार का ट्रीटमेंट होता है कि इसका यूज़ बताएंगे फार्मेसी कि इसको 500 डिग्री पे सल्फ़र ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है। सल्फ़र ऑक्साइड क्या है? देखिए सल्फ़र क्या है, सल्फ़र क्या है? सल्फ़र एक एसिडिक ऑक्साइड है। सल्फ़र ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो सल्फ़र ऑक्साइड क्या है? एक एसिडिक ऑक्साइड है। किसी भी चीज़ को आप एसिडिक ऑक्साइड के साथ जब आप ट्रीट करेंगे तो सीधी सी बात है उसमें जो भी बेस होगा उसको न्यूट्रल कर देगा, यानी कि इससे जो ग्लास बनेंगे उसमें कोई भी अल्कलाइन प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। तो ये क्या है कि वाटर अटैक को इसीलिए लंबे समय तक झेल पाता है और केमिकली ज़्यादा रेजिस्ट होता है। केमिकली रेजिस्ट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक तरह से इसमें का जो अल्केलाइन है वो सल्फ़र ऑक्साइड के कारण जा चुका है, तो इसीलिए ये किसी एसिड से भी क्रिया नहीं करेगा। एसिड से कौन क्रिया करेगा? जो अल्केलाइन रहेगा। तो जो बहुत कम पावरफुल एसिड रहेगा उससे भी क्रिया नहीं करता है। लंबे समय तक रखे जाने वाले आईवी प्रिपरेशन को इसमें रखा जाता है, जो इन्फ्यूज़न होता है। जो लार्ज वॉल्यूम है, लार्ज वॉल्यूम को हम लोग, लार्ज वॉल्यूम मतलब जैसे आईवी प्रिपरेशन जो भी होता है, पेरेंटल प्रिपरेशन 2 ml 4 ml का वियाल होता है, 30 ml का वियाल होता है, एम्पुल होता है 5 ml तक का, लेकिन कई सारे प्रिपरेशन होते हैं जो 500 ml तक के होते हैं। अगर उसको आपको ग्लास के अंदर रखना है तो उसके लिए टाइप 2 बेस्ट होता है। जितने भी आईवी प्रिपरेशन हैं
उसको सबसे पहले अगर आप ग्लास के अंदर रखेंगे तो टाइप 1 यूज़ करेंगे, और वाटर फॉर इंजेक्शन के लिए भी टाइप 1 यूज़ करेंगे। लेकिन लार्ज वॉल्यूम है, लार्ज वॉल्यूम का मतलब होता है 500 ml, 200 ml, 400 ml लार्ज वॉल्यूम। तो अगर उसको आपको रखना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, टाइप 2 यूज़ करेंगे। ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, जो आप फार्मास्यूटिक्स में बाद में पढ़ेंगे, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स को रखने के लिए भी टाइप 2 ग्लास यूज़ करना होता है। ठीक है, तो लॉन्ग समय के लिए जिसको रखना है और लार्ज वॉल्यूम जहाँ पे रखना है वहाँ पे टाइप 2 यूज़ करना है, और नॉर्मली बाकी के लिए टाइप 1 यूज़ करना है। आपके पास अगर ऐसे प्रिपरेशन है जिसको बाद में आपको स्टेराइल करने का ज़रूरत पड़ता है, हीट स्टेराइल या ऑटोक्लेव से स्टेराइल करने का, तो उसको भी टाइप 1 से रखेंगे क्योंकि वो ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस होता है। फिर आता है टाइप 3। टाइप 3 ग्लास जो होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन अल्केलाइन होता है, तो इसीलिए उसकी प्रॉपर्टी थोड़ा अल्केलाइन होती है। इसीलिए इसमें जो सोल्यूशन होगा ये उसको भी अल्केलाइन कर देते हैं। इसीलिए नॉर्मली इसमें ऐसा कोई भी प्रिपरेशन नहीं रखा जा सकता है। जो कोई अल्केलाइन होगा या कोई भी एसिडिक कब होता है, मतलब किसी भी अम्ल या क्षार की परिभाषा क्या होती है कि पानी में हाइड्रोजन की मात्रा है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा है तो अम्ल है, OH की मात्रा है तो वो क्षार है। लेकिन अगर पानी ही नहीं रहेगा तो उसमें आयन होंगे ही नहीं, तो इसीलिए इसमें नॉन आयनिक प्रोडक्ट या फिर ऑयली प्रोडक्ट को रख सकते हैं। तो अगर ऑयली प्रोडक्ट को रखना है या नॉन एक्वस प्रोडक्ट को रखना है तो उसके लिए टाइप 3 यूज़ किया जाता है। टाइप 3 जो है थोड़ा सा भंगुर होता है, जल्दी टूट जाता है। ठीक है, और ये मतलब इसका जो क्रैकिंग प्रॉपर्टी है बहुत इजी क्रैक हो जाता है, और इसीलिए इसको ऐसे दवाइयों को नहीं रखा जाता है जिसमें सडन आपको टेम्परेचर को बढ़ाना है या घटाना है। यानी ऑयल का भी ऐसा प्रोडक्ट इसमें नहीं रखना है जिसको आपको स्टेराइल करने की ज़रूरत होती है। तो ऑयली प्रोडक्ट के लिए क्या यूज़ करना है, टाइप 3 यूज़ करना है। आपको लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल के लिए क्या यूज़ करेंगे, टाइप 2 यूज़ करेंगे, और स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल के लिए क्या करेंगे, टाइप 1 यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर एक आता है एक होता है न्यूट्रल ट्यूबिंग एम्प्यूल्स। न्यूट्रल ट्यूबिंग, ये सब वही है। ठीक है, एक होता है न्यूट्रल ट्यूबिंग एम्प्यूल्स, न्यूट्रल ग्लास होती है, गलत लिखा हुआ है इसमें। एक ग्लास होता है न्यूट्रल ग्लास, ये लगभग टाइप 1 ग्लास जैसी ग्लास है, सभी प्रॉपर्टी टाइप 1 जैसी होती है। इसमें एक प्रॉपर्टी थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट लो होने से क्या होता है कि इन्फ्यूज़न मेथड होती है। जैसे आप खिलौना बनते हुए देखे होंगे कि ग्लास रहेगा, वहाँ पे ना गर्म करके उसको ऐसे मोड़ देंगे और खिलौना बना देंगे। तो वो कब होगा, जब ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा, तब आप उसको तोड़ के खिलौना बना दिए। तो ये प्रॉपर्टी जो है एम्पूल्स बनाने में काम आती है। एक एम्प्यूल्स रहेगा, तोड़ के यहाँ से उसको मेल्टिंग पॉइंट्स को हटा के दूसरा एम्प्यूल्स बनाएंगे, फिर तीसरा। ये सब मैकेनिकली मशीन से होता है। तो एम्प्यूल्स बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो एम्प्यूल्स में अगर कोई पेरेंट्रल ड्रग को रखना है तो उसके लिए न्यूट्रल ग्लास यूज़ होता है। न्यूट्रल ग्लास की सभी प्रॉपर्टी लगभग टाइप 1 ग्लास जैसी होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो ये हीट रेजिस्टेंस नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम भी होता है और ये हीट रेजिस्टेंस भी होता है, यानी कि ऑटोक्लेव वगैरह में इसको स्टेराइल भी किया जा सकता है। ठीक है, ये इंजेक्शंस वगैरह के लिए यूज़ होता है। फिर है कि ग्लासेस जो होती है, ग्लासेस में नॉर्मल जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए हम लोग ग्लास यूज़ करते हैं वो कलरलेस ग्लास ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन ग्लास को कलर करना भी ज़रूरी होता है। अगर आपके पास ऐसे कंटेंट हैं जो लगभग सभी हैं कि वो सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए और लाइट के दोनों पार्ट के से, एक तो यूवी से और जिनसे यूवी से और विजिबल दोनों लाइट से सेंसिटिव होते हैं ड्रग्स, तो उनसे बचाने के लिए कलर किया जाता है कंटेनर्स को, ग्लास कंटेनर्स को।
इसके लिए आयरन ऑक्साइड यूज़ किया जाता है। आयरन ऑक्साइड तो गलत वर्ड हो गया, फेरस ऑक्साइड बोला जाएगा। इसके लिए आयरन ऑक्साइड यूज़ किया जाता है और उसका फिर ग्लास का कलर होता है अंबर कलर ग्लास। अंबर कलर ग्लास आयरन ऑक्साइड से यूज़ किया जाता है। फ़ोटो सेंसिटिव जो भी ड्रग होती है लगभग सभी को कर दिया जाता है, क्योंकि किसी न किसी हम लोग सीधे ड्रग को नहीं डालते हैं ना, हम लोग डोजेस फॉर्म को डालते हैं। डोजेस फॉर्म का कोई ना कोई कंटेंट ऐसा निकल ही जाता है जो फ़ोटो सेंसिटिव होता है। तो आप देखेंगे लगभग जितनी भी डोजेस फॉर्म जितने भी ग्लास कंटेनर होते हैं सभी अंबर कलर ही होते हैं। फिर होता है कि आप बोरोसिलिकेट ग्लास, एक हम लोग बताए थे जो टाइप 1 ग्लास को बोरोसिलिकेट ग्लास बोलते हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए, टाइप 1 ग्लास को ही बोरोसिलिकेट ग्लास बोला जाता है। टाइप न्यूट्रल ग्लास को भी बोरोसिलिकेट ग्लास बोला जाता है। और न्यूट्रल ग्लास भले ही उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन उसको हीट मेथड से स्टेराइल किया जाता है। ये लोग कंट्राडिक्ट हो जाते हैं कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो उसको हीट मेथड से हम लोग स्टेराइल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट कम होने के बावजूद आप उसको हीट मेथड से उसको स्टेराइल किया जा सकता है। फिर ग्लास की एक प्रॉपर्टी होती है जो उसका ड्रॉबैक भी है, फ्लैकिंग एंड वेदरिंग। फ्लैकिंग तो वर्ड सही है कि ग्लास जो है, ग्लास में सिलिका होती है, सिलिका के कारण ग्लास अलग अलग लेयर में टूटती है। उस टूटने को हम लोग बोलते हैं फ्लैकिंग। ग्लास और टूटने से पहले वो या तो लेयर बना के टूटेगी या एक शंकु जैसा निडल बना के टूटेगी। तो निडल या लेयर बना के टूटने को फ्लैकिंग बोला जाता है। तो ग्लास का ड्रॉबैक है, फ्लैकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्लास का सिलिका कंटेंट होता है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, मैंने देखा है। शायद राजस्थान का ही क्वेश्चन है कि ग्लास की फ्लैकिंग प्रॉपर्टी के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, तो सिलिका उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक प्रॉपर्टी अभी मैं बताया वेदरिंग। वेदरिंग जो होती है, ग्लास जो है थोड़ा सा अल्कलाइन उसकी प्रॉपर्टी होती है। उसमें जितने भी ये सब अल्कलाई ही है, चाहे एल्युमिनियम ले लो चाहे सोडियम ले लो, सबकी प्रॉपर्टी अल्कलाई है। तो अल्कलाई के कारण होता है कि उसके सरफेस पर कार्बोनेट्स जम जाते हैं। अल्कलाई है, कार्बोनेट्स एसिडिक होता है, तो एयर के कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनेट्स को वो अपने ऊपर लेयर बना लेता है। कार्बोनेट्स के लेयर के कारण थोड़ा सा वाइटिश हो जाता है। तो आप कभी देखेंगे कि पुरानी जो ग्लास रखी होती है, ऊपर से उसके ऊपर ना वाइट धूल रहेगा, सबके ऊपर दूसरा धूल रहेगा, उसके ऊपर वाइट धूल रहेगा। तो वो क्या करता है, अल्कलाई प्रॉपर्टी के कारण कार्बोनेट्स का अपने ऊपर जमाव कर लेता है। तो इसको वेदरिंग बोला जाता है। तो ये दोनों उसका ड्रॉबैक है, प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी है लेकिन ड्रॉबैक प्रॉपर्टी है। जो वेदरिंग और फ्लैकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल सिलिका है और वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल उसका अल्केलाइन प्रॉपर्टी है और कार्बोनेट का जमाव है या डिपोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स है। तो ये बात हो गई ग्लासेस की। फिर उसके बाद जो है, फिर दूसरी बात हो गई मेटल्स की। मेटल्स में केवल 4 मेटल्स ही यूज़ होते हैं। एक टीन होता है, एक एल्युमिनियम होता है, एक आयरन होता है, एक लेड होता है। कॉपर वगैरह कभी यूज़ नहीं किया जाता है। एक बार मैं देखा था कि एक क्वेश्चन आया था कि फॉलोइंग मेटल्स में से कौन सा मेटल है जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के लिए यूज़ नहीं होता है। उसमें एक ऑप्शन कॉपर था। तो कॉपर वगैरह ये कभी पैकेजिंग के लिए यूज़ नहीं होता। कॉपर तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है। तो पहला है टीन। टीन जो है सबसे महंगा मेटल है इन चारों में से, इसीलिए ये बहुत ही कम यूज़ होता है नॉर्मली। हम लोग टीन का मतलब टीना टप्पर टाइप का टीन समझ लेते हैं, जिसको जैसे आता है ना दूध का डब्बा जो टीन का रहेगा, वो टीन नहीं है। टीन अलग ही चीज़ होती है, ठीक है। आप अगर कई सारे उनको देखिएगा, जैसे दूध की बोतल को आप देखिएगा, तो जब दूध का बोतल आप खाली करेंगे तो अंदर उसको चम्मच से खुरेड़िए तो आपको पता चलेगा अंदर में अलग मेटल है और बाहर जो है वो स्टील का मेटल है। उसको चुंबक से करेंगे तो बाहर चिपक जाएगा
और जब आप उसको अंदर से खरोड़ेंगे तो पता चलेगा कि अंदर अलग मेटल है। तो वो जो मेटल होता है वो टीन होता है। तो नॉर्मली टीन यूज़ नहीं होता है, नॉर्मली स्टील मतलब टीन कोटेड स्टील यूज़ होता है। फार्मेसी में या फिर फूड इंडस्ट्री में टील कोटेड स्टील ही यूज़ होता है, प्योरली टीन यूज़ नहीं हो सकता। प्योरली टीन जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। तो जो टीन कोटेड और फ्लोराइड कोटेड स्टील भी यूज़ होता है। जो पहले, अब एग्ज़ाम में तो आ ही सकता है आजकल, लेकिन यूज़ नहीं होता। जो फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट होते हैं जिसमें फ्लोरीन की मात्रा होती है, वो टूथपेस्ट में फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव होता है, तो उसके लिए टीन कोटेड लेड ट्यूब का यूज़ होता था, अब नहीं होता है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है कि फ्लोरीन कंटेनिंग टूथपेस्ट के लिए क्या यूज़ होता है, तो उसके लिए टीन कोटेड लेड यूज़ होता था, टीन कोटेड लेड ट्यूब यूज़ होता है फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट के लिए। बहुत एक्सपेंसिव होता है टीन, जो है बहुत महंगा होता है, और केवल कुछ ही आजकल आई ऑइंटमेंट वगैरह में ही यूज़ होता है, फिर टीन यूज़ नहीं होता है। दूसरा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है रिएक्टिव नहीं होता है, ये केमिकली रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होता है, इनर्ट होता है। ट्यूब वगैरह में या जो भी कंटेनर बना है उसका ढक्कन बनाने में, स्क्रू कैप बोलते हैं जिसको, वो बनाने में यूज़ होता है। एल्युमिनियम, पतले एल्युमिनियम की स्टील पे यूज़ होती है, ये सब यूज़ होता है। तीसरा हो गया आयरन। आयरन जो है वही बताया ना, टीन कोटेड स्टील। तो जितने भी आपको डब्बे दिखेंगे फार्मेसी में या फूड इंडस्ट्री में, टीन के अंदर दूध दिखेगा या टीन के अंदर प्रोटीन पाउडर दिखेगा या टीना डब्बा के अंदर, वो होता है टीन कोटेड स्टील होता है, जिसको हम लोग नॉर्मली टीना बोल देते हैं। तो ये मिल्क पाउडर में, प्रोटीन पाउडर में, और कुछ एरोसॉल्स होते हैं जिसमें आयरन यूज़ होता है, टीन कोटेड आयरन यूज़ होता है। आयरन में स्टील यूज़ होता है, स्टेनलेस स्टील फार्मास्यूटिकल में। तो ये होती है। चौथा होता है लेड। सबसे जो चीपेस्ट मेटल है वो लेड है इन तीनों में से। लेकिन लेड की प्रॉपर्टी ये होती है कि लेड से पॉइजनिंग होने का खतरा बहुत बना होता है, इसीलिए नॉर्मली लेड यूज़ नहीं होता है। और लेड हैवी मेटल है, लेकिन ट्यूब वगैरह जो पुराने आप अगर ट्यूब वगैरह देखेंगे, पुरानी दवाइयाँ जिनका ट्यूब जो है लेड से बना होता था, तो उसमें लेड रिसने का डर बहुत होता है, जिससे लेड पॉइजनिंग हो सकती है। तो इसीलिए प्लास्टिक लाइनिंग के साथ आजकल लेड ट्यूब यूज़ होती है, ठीक है। बोरोलिन का जो ट्यूब है उसमें लेड होता है, इतना जानिए, बाकी में तो प्लास्टिक ही यूज़ होता है। फिर उसके बाद अगला मटेरियल में हम लोग तीनों प्रकार के मेटल्स हो गए, टीन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया। अब अगला मटेरियल आता है आपका प्लास्टिक। चार मेटल्स आपको बताए थे। चारों मेटल्स के अपने अपने कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ ड्रॉबैक होता है। चारों की प्रॉपर्टी जो है प्लास्टिक में होती है, ये किसी से रिएक्शन भी नहीं करता है, ये टेम्परेचर भी सह लेता है। चारों की जो एक प्रॉपर्टी है वो आदर्श प्रॉपर्टी है, जो भी पैकेजिंग के लिए, वो सब प्लास्टिक के अंदर होता है। लेकिन प्लास्टिक का केवल एक ही अवगुण होता है कि प्लास्टिक बनाने के लिए प्लास्टिक में प्लास्टिसाइज़र, तो कलर, तो फिलर, तो एंटीऑक्सीडेंट, ये तमाम चीज़ें यूज़ होती है। इस जो लीचिंग प्रॉपर्टी के थ्रू आपके ड्रग में जा सकती है या आपके डोजेस फॉर्म में जा सकती है। इसीलिए प्लास्टिक की भी कई कैटेगरी होती है। साइक्लिक ओलेफिन कोपॉलीमर, साइक्लिक ओलेफिन पॉलीमर कमर्शियली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, किसमें, आईवी प्रोडक्ट्स को रखने के लिए, आईवी प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग के लिए, ये आप जानिए। फिर उसके बाद पीवीसी यूज़ होता है, प्लास्टिक यूज़ होता है, पॉलीथीन यूज़ होता है, ठीक है। फिर रबर में तो किसी को रखा नहीं जाता है, लेकिन रबर से प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे अगर आप आई ड्रॉप लेंगे तो आई ड्रॉप का ढक्कन है रबर का रहेगा, वियाल है तो वियाल का ढक्कन रबड़ का रहेगा। ऐसे पहले की दवाइयाँ कॉर्क में आती थी, तो कॉर्क जल्दी ख़राब हो जाता था,
तो कॉर्क की जगह पे फिर रबर का यूज़ करने लग गए हैं। अब उसकी जगह स्क्रू कैप का यूज़ करते हैं। तो रबर जो है, रबर के बारे में कई सारे क्वेश्चन जीपेट वगैरह में भी आ चुके हैं कि वल्केनाइजिंग एजेंट एक टर्म उसमें यूज़ होता है। तो रबर में सल्फ़र की मात्रा को ट्रीट करके उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाई जाती है। सल्फ़र उसमें जो क्रॉस लिंक होता है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देता है, तो उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। तो इस प्रोसेस को वल्केनाइजिंग बोलते हैं, क्योंकि प्राकृतिक जो रबर होता है उतना इलास्टिक नहीं होता जितना हमको चाहिए। तो उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए उसमें सल्फ़र की मात्रा डाली जाती है, जिसके कारण जिसके कारण उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है, और इस प्रोसेस को वल्केनाइजिंग बोलते हैं, और उस सल्फ़र को वल्केनाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ये आया है कई बार एग्जाम में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है रबर में और कुछ तो है नहीं पढ़ाने के लिए। वल्केनाइजिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है जिंक ऑक्साइड के साथ, ये कई बार आ चुका है। और रबर में नॉर्मली 40% ही रबर की मात्रा होती है, बाकी उसमें फिलर विलर ये सब होता है। उसमें टाल्क, एबस्टास, कार्बन ब्लैक, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ये सब डाल के उसमें। उसके बाद रबर का कलर बनाने के लिए सल्फ़र, पिगमेंट ये सब डाला जाता है। फिर उसके बाद है ब्यूटिल रबर, नाइट्राइल रबर, ये सब आपके कोई काम की चीज़ें नहीं है, ठीक है। फिर है कंटेनर। देखिए हम लोग पैकेजिंग के बारे में जितना पढ़ रहे हैं, प्राइमरी पैकेजिंग के बारे में और प्राइमरी पैकेजिंग को पैकेज करने के मटेरियल के बारे में पढ़े। सेकेंडरी पैकेजिंग के मटेरियल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें तो फिर कागज़ भी आएगा, पुट्ठा भी आएगा, कार्टून भी आएगा ना, कार्डबोर्ड भी आएगा, वुड भी आ सकता है, ठीक है। वुड में भी होता है, जब टर्सरी पैकेजिंग के लिए वुड भी यूज़ कर सकते हैं, लकड़ी यूज़ कर सकते हैं, पुट्ठा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जितने भी मटेरियल पढ़ रहे हैं वो सब प्राइमरी पैकेजिंग। अब प्राइमरी पैकेजिंग का मटेरियल तो है, अब मटेरियल का जो शेप रहेगा, प्लास्टिक यूज़ करना है, लेकिन कैसे यूज़ करना है? प्लास्टिक का बाटल यूज़ करना है ना, ग्लास यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है? ग्लास का कंटेनर यूज़ करना है, एम्पूल यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है? तो उसके लिए कंटेनर्स, तो पैकेजिंग के कंटेनर्स के लिए इसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है कंटेनर्स में ग्लास का बॉटल यूज़ कर सकते हैं, या फिर पॉलीथीन का बॉटल या प्लास्टिक का बॉटल यूज़ करते हैं। तो सॉलिड डोज, अब इसमें क्या क्या रख सकते हैं ये थोड़ा ध्यान से पढ़िए, समझिए, नोट करिए। सॉलिड डोजेस फॉर्म जो होती है, अगर कैप्सूल है, टेबलेट है या पाउडर है, अगर आप इसको प्लास्टिक बोतल में रखेंगे, अब बोतल ही समझिए, प्लास्टिक या ग्लास, इसको अगर आप बोतल में रखेंगे तो उसका जो माउथ है वो माउथ है वो ना वाइड होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए। जैसे थायरॉक्सिन का माउथ होता है, जिसमें हम लोग थायरॉक्सिन का थायराइड की टेबलेट आती है ना, तो उसका माउथ चौड़ा होता है, क्योंकि आपको टेबलेट को निकालना है। अगर उसका माउथ नेरो रहेगा तो सटक जाएगा अंदर में टेबलेट जो है, या पाउडर ठीक से निकल नहीं पाएगा। तो कैप्सूल, तो सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए अगर आप बॉटल यूज़ कर रहे हैं तो उसका माउथ वाइड होता है। और सेम चीज़ अगर आप ना लिक्विड के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो लिक्विड भी दो टाइप की लिक्विड हो सकती है। एक हो सकता है मोर विस्कस, एक होता है लेस विस्कस, ठीक है। तो कम विस्कस है तो वो पानी जैसे रहेगा, वो तो जल्दी निकल जाएगा। तो उसके लिए आप सकरी मुंह वाली बोतल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए वाइड नहीं होना चाहिए, नैरो होना चाहिए। और अगर आप विस्कस यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। कई सारे प्रिपरेशन होते हैं जो एक्सटर्नल यूज़ के लिए होते हैं, और अगर उसको इंटरनली गलती से भी ले लिया जाए तो नुकसान हो सकता है। जैसे कोई, अगर समझ लीजिए कोई लोशन है, हाथ पर कोई लोशन है टॉपिकल लगाने के लिए, और आप उसको गलती से भी मुंह से ले लिया अंदर, तो आपको पॉइजनिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए कि आपको छूते ही बॉटल पता चल जाए कि ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए है। एक्सटर्नल यूज़ के लिए जो भी बॉटल रहेगा वो जो होता है कलर्ड होता है और फ्लूटेड होता है। फ्लूटेड मतलब बांसुरी जैसा लंबा, फ्लूट मतलब बांसुरी, ठीक है। तो एक तो लंबी रहेगी और दूसरा है वो कलर रहेगा। तो ये है कि आप छूते ही जान जाएंगे कि हाँ ये ना लोशन है
इसको एक्सटर्नली यूज़ करना है। लोशन के लिए, लिनीमेंट्स के लिए, पेंट्स के लिए जो एक्सटर्नल यूज़ होते हैं डोजेज फॉर्म, उसको कंटेन करने के लिए कलर्ड फ्लूटेड बॉटल, कई बार जीपेट में भी पूछा जा चुका है और उसमें भी पूछा जा चुका है। फिर होता है ड्रॉपर बॉटल, या इसको बोलते हैं ड्रॉप कंटेनर, ठीक है। तो ड्रॉप कंटेनर यूज़ होता है, देखिए जो छोटे बच्चों का ड्रॉप आता है वो बॉटल है, वो ड्रॉपर नहीं है ना, क्योंकि आप बॉटल में कुछ लगा के आप ड्रॉप से डालते हैं। ड्रॉपर में आते हैं आई, ईयर, नेज़ल ड्रॉप जो होती है, उन सब को हम लोग ड्रॉप कंटेनर बोला जाता है। तो पहले या कुछ दवाइयाँ अभी भी आती हैं जिसमें छोटा सा बॉटल रहेगा, उसके ऊपर छोटा ढक्कन रहेगा, फिर आप ढक्कन को लगाएंगे, फिर उसको आँख में डालेंगे। ये कुछ आजकल मैं भी देखा हूँ सिप्रोफ्लॉक्सासिन का कहीं पे आता है। फिर उसके बाद जितने भी ड्रॉपर्स होते हैं वो नॉर्मली आजकल प्लास्टिक के होते हैं और इनबिल्ट ड्रॉपर के साथ होते हैं। एक्सटर्नल ड्रॉपर उसमें नहीं होता है कि एक ही कंटेंट रहेगा। एक मिनट, ये एक ही कंटेनर रहेगा और उसमें जो ड्रॉपर है वो इनबिल्ट रहेगा, ये अलग नहीं हो सकता है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इनबिल्ट ड्रॉपर बोला जाता है। ऐसा रहेगा, आई के लिए भी रहेगा, ईयर के लिए भी रहेगा। ये प्लास्टिक की होती है, ठीक है। और आई ड्रॉप का जो कंटेनर होता है प्लास्टिक का होगा, इनबिल्ट होगा, आई ईयर दोनों का। नेज़ल ड्रॉप्स होते हैं तो नेज़ल ड्रॉप भी प्लास्टिक के ही होते हैं और इनबिल्ट उसमें भी ड्रॉपर होता है। फिर जो है कोलेप्सिबल ट्यूब्स, कोलेप्सिबल ट्यूब्स मतलब जो दवाइयों की ट्यूब होती है वो, जिसमें ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेल, ये सब पैक होते हैं। प्लास्टिक के हो सकते हैं या फिर मेटल के हो सकते हैं। आपको बताया था ना, उसमें लेड के साथ, प्लास्टिक कोटेड लेड के साथ हो सकते हैं। एम्प्यूल्स को आपको पहले ही बताया था कि एम्प्यूल्स, सीधी सी बात है, एम्प्यूल्स को बनाने के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, और मेल्टिंग पॉइंट कम किसका होता है, न्यूट्रल ग्लासेस का होता है। तो एम्प्यूल्स के लिए न्यूट्रल ग्लास ही यूज़ होता है। और एम्प्यूल्स क्या है, सिंगल डोज होता है, आप एम्प्यूल्स को एक बार में लगाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। दूसरा होता है वियाल्स जो है वो तो बॉटल जैसी होती है और उसके ऊपर रबर का ढक्कन होता है। और उस ढक्कन को इंश्योर करने के लिए क्या है, जब आप बॉटल को रखते हैं तो रखने के बाद जो है, अगर बॉटल के अंदर कोई भी लिक्विड इंजेक्शन है वो गर्म होके भाप बनाती है, तो भाप बनाने के बाद वो रबड़ को फेंक ना दे, इसीलिए एम्प्यूल्स में रबड़ के चारों ओर एल्युमिनियम की क्रीप लगी होती है। तो वियाल्स में क्या क्या यूज़ होता है, वियाल्स में रबड़ भी यूज़ होता है, वियाल्स में ग्लास भी यूज़ होता है, और वियाल्स में एल्युमिनियम का क्रीप भी यूज़ होता है। वियाल्स में जो भी रबर होता है वो सेल्फ क्यूरिंग मतलब उसको बोलते हैं सेल्फ, वो अपने होल को रिस्टोर कर लेता है, टर्म उसके लिए है अलग सा, याद नहीं आ रहा है। ऑटोमेटिक सील्ड बोला जाता है जिसको, कि अगर आप, वो मल्टी डोजेस होती है ना, 15 ml 20 ml का रहेगा, 2 ml आपको एक पेशेंट को लगाना है। तो जैसे ही 2 ml रबड़ से छेद करके इंजेक्शन से निकालेंगे, फिर उसके बाद सेल्फ सील हो जाएगा वो, तो उसका रबड़ जो है सेल्फ सील्ड प्रॉपर्टी होती है। फिर उसके बाद होती है पॉलीथीन, PVC, पॉलीप्रोपिलीन, ये सब IV के लिए भी यूज़ होता है, टेबलेट वगैरह को रखने के लिए भी यूज़ होता है। पहले ज़माने में ग्लास, IV बॉटल ग्लास में होती थी, ग्लास होता था, उसमें IV होता था, जैसे आजकल जो ग्लूकोज वगैरह वो होता था, और उसके थ्रू पेशेंट को लगाया जाता था। आजकल ग्लास जो है मतलब लार्ज वॉल्यूम IV डोजेस फॉर्म के लिए नहीं यूज़ होता है, केवल मैं तो एक ही तो देखा हूँ, अमीनो एसिड वगैरह के लिए। अमीनो एसिड होता है जो बॉटल चढ़ाया जाता है अमीनो एसिड वगैरह का, वो ग्लास का ही होता है। आप देखिएगा अगर आप हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हैं तो। फिर है एरोसॉल कंटेनर, अमीनो एसिड सॉल्यूशन का जो IV सॉल्यूशन होता है वो ग्लास में यूज़ होता है। फिर मैं तो कभी नहीं देखा ग्लास, पहले ज़माने में होता था। एरोसॉल कंटेनर तो गैस और
जो भी आपके गैसेस हैं वो एरोसॉल कंटेनर में, एरोसॉल कंटेनर भी जो है एल्युमिनियम या स्टील दोनों में से किसी की, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया पैकेजिंग के बारे में। अगर पैकेजिंग के बारे में मैं जो आपको बताया हूँ इसमें आपको और कोई जानकारी ऐड करनी है तो कमेंट करिए या मेरे को इनबॉक्स करिए कि सर ये छूट गया, कुछ गलती है तो बताइए सर, ये फलाना चीज़ आपने गलत बोल दिया, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक करिए।